हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो यार फाइनली आज हम लोग अपने एसिड बेस एंड बफर सीरीज के लास्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। और यार आज की वीडियो ना सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक आइडिया लगा सकते हो कि पिछले 10 सालों में लगभग 8 बार ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला है। यानी कि 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आप लोग को इस साल भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यार यही हमारा सेम टॉपिक आप लोगों को फार्मास्यूटिक्स में भी देखने को मिलता है, जो कि हमारा बिल्कुल ही सेम है। यानी अगर यहाँ पे आप लोगों ने तैयार कर लिया तो वहाँ आपका ये टॉपिक ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। और यार अगर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं मिला तो फार्मास्यूटिक्स में आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यानी इतना आप समझ के चलो कि ये क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आप लोग को एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10 नंबर में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो यार आप लोग समझ रहे हो कि आज का टॉपिक हमारा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आज का लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखना, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आज का टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझा सकें, ठीक है। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है, और नोट्स को खुद से यहाँ पे प्रिपेयर कीजिए। बाकी मेरी नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल तक या फिर परसों तक देखने को मिल जाएगी। और इन सारी बातों के साथ हम लोग यहाँ पे अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यार बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे एक वर्ड समझ लेते हैं, जो कि है हमारा टॉनिसिटी। क्योंकि जो हमारा बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो हमारा बेसिकली टॉनिसिटी के अंडर में ही आता है। तो यार यहाँ पे अगर हम लोग टॉनिसिटी को सिंपली डिफाइन करें तो जब हम लोग यहाँ पे किसी एक सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन को किसी दूसरे सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन से कंपेयर करते हैं और ये बताते हैं कि यहाँ पे जो है इसकी कंसेंट्रेशन कम है या फिर इसकी ज़्यादा है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे टॉनिसिटी से डिफाइन करते हैं। देखो जो हमारा टॉनिसिटी के अंदर जो हमारा टोन वर्ड है ना, ये हमारा बेसिकली कंसेंट्रेशन से ही लिया गया है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि टोन को ही हम लोग यहाँ पे कंसेंट्रेशन से डिफाइन करते हैं। अब देखो कंसेंट्रेशन के बारे में अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें हम लोगों ने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। आप लोग कंसेंट्रेशन इम्परफेक्ट फार्मेसी लिख के सर्च करोगे तो आ जाएगा वो वीडियो, आप लोग देख सकते हो। और अगर शॉर्ट में हम लोग समझना चाहें तो जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसमें हमारा सोल्यूट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसी को हम लोग यहाँ पे कंसेंट्रेशन से डिफाइन करते हैं। यानी हिंदी में अगर बात करें तो जो हमारा विलायक होता है उसमें हमारा विलेय कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसी को हम लोग यहाँ पे कंसेंट्रेशन या फिर सांद्रता के नाम से जानते हैं। तो यार अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारी टॉनिसिटी है, ठीक है, या फिर जो हमारे बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, इनको हम लोग यहाँ पे फार्मेसी के अंदर क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इनका हमारी फार्मेसी में क्या रोल है। तो यार जैसा कि मैंने आप लोग को अपने डोजेज फॉर्म वाले लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया देके समझाया था कि हमारी जो भी दवाएं होती हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी दवा खा रहे हैं, मान लो कोई दवा है, मान लो अब जो कि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, मान लो हमारा कोई सिरप है, ठीक है, तो अगर सिरप को हम लोग यहाँ पे जो है पीते हैं, ठीक है, तो वो फाइनली कहाँ पे पहुँचता है। यानी बात करें तो अगर मान लो सिरप हम लोग जो है किसी अपनी बीमारी के लिए पी रहे हैं, ठीक है, बीमारी को ठीक करने के लिए, तो वो बीमारी को ठीक कैसे करता है। बीमारी को ठीक करता है जब वो हमारा ब्लड में रीच करता है। यानी सिंपली बात करें तो जितनी भी हमारी दवाएं हैं, ठीक है, वो हमें असर कब दिखाती हैं, जब हमारी ब्लड में पहुंचती हैं। इस चीज़ को अगर आप सिंपली समझो तो जो हमारी टैबलेट होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अगर टैबलेट खा रहे हो, ठीक है, या फिर कैप्सूल खा रहे हो, तो उसको खाने के कम से कम 2-3 घंटे बाद आप लोग को जाके रिलीफ मिलता है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो आप लोग को पता है कि अगर आप लोग इंजेक्शन यहाँ पे लगवा लेते हो तो आप लोग को तुरंत आराम देखने को मिल जाता है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा कैसे होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंजेक्शन होता है वो हमारा डायरेक्टली ब्लड में ही डाला जाता है। यानी बात करें तो जो आपको पता है कि इंजेक्शन हमारे क्या होते हैं, हमारी इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं, इंट्रामस्कुलर होते हैं। तो जो इंट्रावेनस होता है हमारा, ठीक है, और इंट्रामस्कुलर होता है, ये क्या होता है, हमारी ब्लड में डायरेक्ट पहुंचा दिया जाता है। और जब हमारी ब्लड में डायरेक्ट पहुंचा दिया जाता है तो हमें तुरंत का तुरंत असर देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें यहीं हम लोग अपने सिरप की या फिर टैबलेट की, तो ये हमारी ब्लड में जो है मतलब थोड़ा टाइम लेके पहुंचते हैं। यानी हमारी पहले इसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे इसका डिसइंटीग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या होता है सिंपली कि थोड़ा टाइम लेके पहुँचता है, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचता है तब हमें यहाँ पे क्या होता है, इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे सिंपली समझ गए कि जितनी भी दवाएं हैं, जितने भी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, वो हमारी क्या होती है, ब्लड में पहुंचती हैं एट लास्ट में, ठीक है। तो अब आप लोग को पता है कि हमारा बफर सोल्यूशन क्या होता है, जो अपने पीएच को कंट्रोल करता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता है। तो अब यार जहाँ पे बफर सोल्यूशन को फार्मेसी में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे कि बफर सोल्यूशन से हम लोग अपनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ही तो बना रहे होंगे। यानी मान लीजिए हम लोग जो है अपनी सिरप बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग बफर सोल्यूशन को क्यों ऐड करते हैं, ताकि वो हमारे सिरप के पीएच को चेंज ना होने दे, ठीक है, और अपने सिरप को जो है सिक्योर रखे, सेफ रखे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारा बफर सोल्यूशन है, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल बफर सोल्यूशन है,
तो उसकी जो कंसेंट्रेशन है, देखो अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, बातों को, क्योंकि ये चीज़ अगर आप लोग को समझ में आ गई तो आगे का पूरा लेक्चर आप लोग को बहुत ही ईजी लगेगा, हलवा लगेगा, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि मान लो हम लोग कोई दवा बना रहे हैं और उसको अगर ब्लड में पहुंचना है तो उसका जो कंसेंट्रेशन है वो हमारा ब्लड के बराबर होना चाहिए ना। अगर उसकी कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे ब्लड से ज़्यादा है या फिर कम है तो वो हमारी दवा जो है ब्लड में पहुँचने के बाद बहुत हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकती है। यानी इसको अगर हम लोग सिंपली समझें तो आप लोग को पता है कि सेम नेचर वाले ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग अगर बहुत और सिंपली समझना चाहें तो आप लोग को पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे पानी में तेल को मिलाएं, ठीक है, अगर वाटर में हम लोग ऑयल को मिक्स करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी वाटर और ऑयल एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेचर यहाँ पे डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि अगर हमारी दवाओं का नेचर हमारे ब्लड के जैसा नहीं होगा तो वो हमारी ब्लड में पहुँचने के बाद अपना बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकती हैं। क्योंकि यार आप लोग को पता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड ही तो दौड़ रहा है, यानी हर जगह हमारे ब्लड रीच कर रहा है, ठीक है। तो अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग समझ रहे हो कि सीवियर केस में पेशेंट की मौत तक हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो भी दवाएं बनाई जा रही हैं, ठीक है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे ब्लड से मैच हो। देखो इसको यार और सिंपली समझो तो आप लोग को पता है कि यार अगर मान लो हम ही लोग की बात करें तो आप लोग को पता है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा, ठीक है, आपका जो सबसे करीबी दोस्त होगा, तो अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो कुछ ना कुछ आप लोग का नेचर जरूर मैच कर रहा होगा, तभी वो आपका दोस्त है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि यार देखो सेम नेचर वालों की ही पड़ती है। देखो यार ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपका दोस्त जो है एकदम आपसे अलग हो। देखो कुछ कुछ मामलों में इंसान है अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप लोग की बहुत ज्यादा मैच हो रही होंगी, ठीक है, तभी आप लोग जो है बहुत अच्छे दोस्त हो। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब हम लोग अपनी दवाओं को बना रहे हैं तो फाइनली उसको ब्लड ही में तो पहुंचना है। तो अगर उसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे ब्लड से डिफरेंट हुई तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है उसकी कंसेंट्रेशन को हम लोग ब्लड की कंसेंट्रेशन के इक्वल रखते हैं। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने बफर सोल्यूशन के बारे में, तो जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल बफर सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे कंसेंट्रेशन जो है हमारी ब्लड के बराबर होनी चाहिए। तो अब देखो चलो ये तो पता चल गया कि हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ब्लड की कंसेंट्रेशन के बराबर हमारा होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ब्लड की कंसेंट्रेशन होती कितनी है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे टॉनिसिटी या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड के बारे में, तो ये हमारी किसके बराबर होती है? 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। यानी सिंपली बात करें तो अगर हम लोग जो है अपने 0.9 ग्राम, ठीक है, NaCl को अगर हम लोग यहाँ पे 100 ml वाटर में मिक्स करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो जितनी कंसेंट्रेशन होगी यहाँ पे इस वाले सोल्यूशन की, ठीक है, वही हमारे यहाँ पे ब्लड की कंसेंट्रेशन होती है। यानी हमारी ब्लड की कंसेंट्रेशन यहाँ पे इस वाले सोल्यूशन के इक्वल होता है। तो अगर सिंपली बात करें तो हम लोग अगर किसी सोल्यूशन को, ठीक है, इस कंसेंट्रेशन के ऊपर फॉर्म करें, यानी अगर हम लोग जो अपनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उनकी कंसेंट्रेशन को अगर हम लोग इसके इक्वल रख पाएँ तो हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसकी कंसेंट्रेशन हमारी ब्लड के बराबर हो जाएगी, यानी सिंपली हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमारे जो भी बफर सॉल्यूशंस होते हैं जिनका कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड के कंसेंट्रेशन के बराबर होता है या फिर उनका कंसेंट्रेशन हमारे 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर होता है, वो हमारे बफर्ड आइजोटॉनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। अगर इसको हम लोग आइजोटॉनिक सॉल्यूशन को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आइजो का मतलब ही होता है सेम, और टॉनिक हम लोगों ने देखा ही था कि कंपेयर होता है। तो यहाँ पे किससे कंपेयर हो रहा है? यहाँ पे कंपेयर हो रहा है हमारा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl से। यानी सिंपली बात करें तो अगर हमारा कोई सोल्यूशन है जिसका कंसेंट्रेशन हमारी इसके इक्वल है तो वो हमारा क्या हो जाता है? बफर्ड आइजोटॉनिक सॉल्यूशन। तो यार एक बात तो अब हमें समझ में आ चुकी है कि अगर हमें अपनी कोई दवा बनानी है, ठीक है, तो उसकी जो कंसेंट्रेशन है उसको हम लोग को यहाँ पे ब्लड के कंसेंट्रेशन के बराबर करना होगा, और ब्लड के कंसेंट्रेशन के बराबर करने के लिए हम लोग को उसको 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के कंसेंट्रेशन के बराबर करना होगा, क्योंकि जो ब्लड का कंसेंट्रेशन होता है वो हमारा इसी के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टॉनिसिटी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा आइजोटॉनिक, दूसरा होता है हमारा हाइपोटॉनिक, और तीसरा होता है हमारा हाइपरटॉनिक। तो आइजोटॉनिक को तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि आइजोटॉनिक कौन से होते हैं, जिनका यहाँ पे कंसेंट्रेशन या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, वो हमारे 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो टर्म है उसको अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है। बाकी आप लोग इतना समझो कि कंसेंट्रेशन या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के अगर बराबर है तो वो बफर सोल्यूशन हमारा बफर आइजोटॉनिक सोल्यूशन कहलाता है। और वहीं पे बात करें अगर हम लोग अपने हाइपोटॉनिक सॉल्यूशंस के बारे में,
तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कंसंट्रेशन हमारा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl से कम होता है उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं तो इनका कंसंट्रेशन क्या होता है हमारा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl से ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो इसको अगर हम लोग फिर से देखना चाहें तो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl क्या हो गया हमारा ब्लड का कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये हमारा ब्लड का कंसेंट्रेशन हो गया। ठीक है, तो अगर कोई सोल्यूशन हमारा इसके बराबर है तो वो हमारा क्या हो गया आइजोटोनिक है। और अगर कोई सोल्यूशन हमारा इससे ज़्यादा है, ठीक है, अगर किसी सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन हमारी इस सोल्यूशन की इससे ज़्यादा है तो वो हमारा क्या हो गया हाइपरटोनिक। देखो हाइपर से आप लोग समझ रहे हो, हाइपर मतलब क्या हो गया ज़्यादा गुस्से वाला। ठीक है, तो मतलब ये हमारा ज़्यादा हो गया। और अगर इससे कम है तो वो हमारा क्या हो गया हाइपोटोनिक। तो ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी आई होप। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है हमारा मेजरमेंट या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ टॉनिसिटी। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमें कोई अननोन टेस्ट सॉल्यूशन दिया होता है जिसकी हमें टॉनिसिटी नहीं पता है, यानी कि हमें नहीं पता है कि ये हाइपरटोनिक है कि आइजोटोनिक है कि हाइपोटोनिक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है उस पर हम लोग कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उनके बेसिस पे हम लोग ये पता लगाएंगे कि जो सॉल्यूशन है वो हमारा कैसा है, यानी कि वो आइजोटोनिक है कि वो हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे दो मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा क्रायोस्कोपिक या फिर कॉलीगेटिव मेथड्स और दूसरा होता है हमारा हीमोलाइटिक मेथड। तो देखो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दी है, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही सिंपली समझ लेते हैं। तो देखो जो हमारा क्रायोस्कोपिक मेथड होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉलीगेटिव मेथड भी कहते हैं। तो अब देखो कॉलीगेटिव होता क्या है, कॉलीगेटिव बेसिकली हमारी जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अब क्या होती हैं, तो जो भी हमारा यहाँ पे सिंपली हमारा यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है या फिर हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी सॉल्यूशन की, ये हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लो अगर कोई हमें अननोन सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, जिसका हमें नहीं पता है कि ये हमारा क्या है, हाइपरटोनिक है कि आइजोटोनिक है कि हाइपोटोनिक है, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे कोई आइजोटोनिक सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl का सॉल्यूशन ले लेंगे। तो इसके बारे में तो हमें पता है, तो ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, यानी हमें ये पता है कि ये वाला सोल्यूशन हमारा आइजोटोनिक है। तो इस वाले सॉल्यूशंस का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, जो भी हमारा BP है, ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ पे वेपर प्रेशर है और टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको हम लोग क्या करेंगे अपने टेस्ट वाले से कंपेयर करेंगे। यानी कि सिंपली टेस्ट वाले सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे, जो कि हमारा 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर है। ठीक है, तो उससे कंपेयर करने के बाद मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम लोग इस स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करेंगे। और अगर ये सारी चीज़ें हमारी, ठीक है, अब देखो सिंपली अगर ये सारी चीज़ें हमारी जो है इस स्टैंडर्ड वाले से कम है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया हाइपोटोनिक। यानी सिंपली बात करें तो अगर हमारा कोई टेस्ट सॉल्यूशन है और उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर डिफरेंस हमारा जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, आइजोटोनिक है, उससे कम है, तो वो हमारा क्या हो गया हाइपोटोनिक। और अगर उसके बराबर है तो हमारा क्या हो गया आइजोटोनिक। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा हो गया तो हमारा क्या हो गया हाइपरटोनिक। देखो सिंपल है ना यार, आप लोग समझ रहे हो, बिल्कुल कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बातों को समझो। देखो अगर आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार लेक्चर को फिर से देखो। ठीक है, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को अच्छे से बता सकूँ। अब देखो थोड़ा नया नया टॉपिक है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, नॉर्मल है, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। तो देखो यार सिंपल है, आई होप कि कन्फ्यूजन हो तो नहीं रही होगी, बाकी हो रही है तो इसको आप लोग थोड़ा फिर से देख लो। सिंपल देखो क्या बताया कि यहाँ पे कॉलीगेटिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर डिफरेंस और भी जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, किसका, टेस्ट का स्टैंडर्ड के साथ। अगर स्टैंडर्ड के बराबर है तो स्टैंडर्ड हमारा क्या है, स्टैंडर्ड हमारा आइजोटोनिक है। अगर आइजोटोनिक के बराबर है तो क्या हो गया आइजोटोनिक, अगर आइजोटोनिक से कम है तो हाइपोटोनिक, और अगर आइजोटोनिक से ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक। सिंपल, क्लियर है। तो यार इसी को हम लोगों ने यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हो। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, मेरी खुद की लैंग्वेज है, तो बिल्कुल भी आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और यहाँ पर आप लोग देख लेना इसको। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है हमारा हीमोलाइटिक मेथड। अब देखो यार यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप लोग को पता है कि हमारा यहाँ पे मान लो ये अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता, यानी हमें नहीं पता कि ये हमारा हाइपरटोनिक है कि आइजोटोनिक है कि हाइपोटोनिक है।
और हमें पता करना है। तो इस वाले मेथड में हम लोग करते क्या है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है एक, ठीक है, उसको हम लोग इसके अंदर डिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा अननोन सोल्यूशन है, ठीक है, जिसका हमें कुछ भी नहीं पता, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी ब्लड सेल को डिजॉल्व कर देते हैं। अब आप लोग को पता है कि जो हमारा आइजोटॉनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन हमारी क्या होती है, ब्लड सेल के ही तो बराबर होती है, यानी ब्लड के ही तो बराबर होती है, ठीक है। और ब्लड की किसके बराबर होती है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि यहाँ पे ऑस्मोसिस का एक रूल होता है, वो यहाँ पे लगेगा। ऑस्मोसिस का रूल क्या कहता है कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो हमारा लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोगों ने कोई सोल्यूशन लिया तो उसके अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी मूवमेंट हमारी लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ होती है, ठीक है। ये हमारा ऑस्मोसिस कहता है, और डिफ्यूजन हमारा इसका जस्ट अपोजिट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा ऑस्मोसिस का रूल लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे बेसिकली समझो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन, क्योंकि इसी से हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे कि इसमें होगा क्या, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या कि जब हम लोग यहाँ पे अपनी ब्लड सेल को, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हमें 3 केस देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हम लोगों ने किसी अननोन सॉल्यूशन के अंदर अपनी ब्लड सेल को डिजॉल्व किया तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो मान लो ये हमारा सॉल्यूशन था और इसमें हम लोगों ने जो हमारी सेल डाली थी वो हमारी क्या हो जाए कि वो हमारे यहाँ पे श्रिंक हो जाए। श्रिंक मतलब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि उसका साइज हमारा यहाँ पे बहुत ही छोटा हो जाए, या फिर आप लोग इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारा गुब्बारा होता है, ठीक है, उसमें से जब हवा निकल जाती है तो गुब्बारा हमारा किस तरीके का हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लो हमारी सेल के साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन है वो हमारा क्या होगा, हाइपरटोनिक। अब देखो ये कैसे होगा, इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ऑस्मोसिस के अंदर हमारा क्या होता है, मूवमेंट लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारा जो सोल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन हमारे यहाँ पे ब्लड सेल से ज़्यादा है, यानी ब्लड सेल की कंसेंट्रेशन लो है और सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि मूवमेंट हमारा कैसा होगा, लो से हाई, यानी ब्लड की लो है और कंसेंट्रेशन हमारी सोल्यूशन की हाई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड से हमारा जो है सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट होगा, और इससे क्या होगा कि हमारी जो ब्लड सेल है, ठीक है, वो यहाँ पे साइज में छोटी हो जाएगी, या फिर आप लोग कह सकते हो कि श्रिंक हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, और जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हमारी सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ब्लड की कंसेंट्रेशन से ज़्यादा हुआ तो हमारा कैसा होगा, हाइपरटोनिक। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया है। अगेन यार नोट्स बहुत ही सिंपल है, आप लोग को समझने में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ के देख लेना। देखो अगर थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में हम लोग समझें तो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टॉनिसिटी ऑफ सोल्यूशन को हम लोग अपीयरेंस ऑफ रेड ब्लड सेल के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिकली हमारा ऑस्मोसिस का रूल लगता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो मूवमेंट है वो हमारा लो से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी ब्लड सेल को उसके अंदर डिजॉल्व कर देते हैं। तो इसके बाद हमारी 3 कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे मैंने आप लोग को बताया, पहली कंडीशन हमारी सेल श्रिंकेज, यानी सेल का साइज छोटा हो जाना। तो सेल का साइज अगर छोटा हो जा रहा है तो हमारा सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक, क्योंकि मूवमेंट हमारा लो से हाई, यानी सेल का जब यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे सोल्यूशन का जब ज़्यादा होगा तो लो टू हाई, तो सेल से हमारा समझ लो कि हवा निकल गई। आप लोग ऐसा समझ सकते हो गुब्बारा वाला, जैसे मैंने आप लोग को बताया था। और उसी तरीके से हम लोगों ने सेकंड केस क्या देखा था, नो चेंज, यानी सेल का साइज एकदम सेम है, तो वो हमारा क्या हो गया, आइजोटोनिक। और लास्ट वाला हमारा क्या था कि सेल का साइज हमारा यहाँ पे बड़ा हो गया, यानी सेल स्वेलिंग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो सेल था, ठीक है, तो जब उसका यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा और सोल्यूशन का लो होगा तभी हमारा जो है सोल्यूशन से सेल की तरफ मूवमेंट होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, यानी कि सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन कम है, सेल का ज़्यादा है। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि अगर सेल का कम है, अगर हमारा सोल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है वो हमारी ब्लड से कम है तो वो हमारा हाइपोटोनिक। तो यार देखो, आई होप कि आप लोग को यहाँ पे थोड़ा समझ में आ रहा होगा। नया टॉपिक है, मुझे पता है कि थोड़ा कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यार फाइनली हम लोग अपने आज के टॉपिक का लास्ट पार्ट भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अगेन बहुत ही सिंपल है। सो लास्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टॉनिसिटी। तो यार हम लोगों ने यहाँ पे ये तो देख लिया कि हमारे जो सोल्यूशन होते हैं वो हमें 3 टाइप के देखने को मिल सकते हैं। पहला हमारा आइजोटोनिक, दूसरा हमारा हाइपरटोनिक, तीसरा हमारा हाइपोटोनिक। तो यार देखो, जो हमारे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन थे, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे आइजोटोनिक में किस तरह कन्वर्ट करें, उसी को हम लोग यहाँ पे मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टॉनिसिटी में देखने वाले हैं। देखो इसको हम लोग सिंपली समझे तो एडजस्टिंग टॉनिसिटी, यानी टॉनिसिटी को हम लोग किस तरीके से एडजस्ट करें
ताकि जो हमारा सोल्यूशन है वो हमारा आइजोटॉनिक हो जाए। तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें हमारी बेसिकली दो क्लास होती हैं, जिसमें जो हमारी पहली क्लास है वो हमारी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए और जो हमारी दूसरी क्लास है वो हमारी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा रफ आइडिया से समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर हमारा कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, पहले हम लोग क्लास फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या देखा था कि जिसकी कंसेंट्रेशन हमारी कम होती है, किससे? 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl से। सिंपल है ना। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, NaCl हमारा होता क्या है? नमक होता है। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो आप लोग जान लो, NaCl हमारा क्या होता है? नमक होता है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे खाने में यूज़ करते हैं वही नमक। हाँ, बस बिल्कुल सिंपल। तो अब मान लो अगर हमारा हाइपोटोनिक कोई सोल्यूशन है तो उसमें हमारा क्या होगा? उसमें हमारे कंसंट्रेशन कम होगी ना। तो अगर हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा नमक उठा के अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐड कर दें तो उसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। यानी सिंपली बात करें तो उसको हम लोग यहाँ पे 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl के हिसाब से बराबर कर सकते हैं। यानी मान लो जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पे जितना ज़रूरत हो, ठीक है, उस हिसाब से अगर यहाँ पे अपने NaCl को ऐड करते जाएँ, ठीक है, और उस अमाउंट तक ऐड करें जब तक ये हमारा 0.9% वाले जो हमारा वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl था उसके बराबर ना हो जाए। तो अगर हम लोग ऐसा करें तो हम लोग अपने हाइपोटोनिक को आइजोटोनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, सिंपल। क्योंकि इसमें हमारा क्या था यार, ये हमारा कंसंट्रेशन लेस ही तो था, तो अगर हम लोग इसमें जो है नमक को मिला दें तो कंसंट्रेशन बराबर हो सकती है। तो बस सिंपल यहाँ पे यही है कि क्लास फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि अपने NaCl को इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे दो अलग अलग मेथड होते हैं तो उसको हम लोग अभी देख लेंगे। और इसी तरीके से क्लास सेकंड को हम लोग समझ लें, ठीक है। क्लास सेकंड को अगर हम लोग समझना चाहें तो हाइपरटोनिक, ठीक है। तो हाइपरटोनिक हमारा क्या था? जिसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारी ज़्यादा हो। यानी सिंपली बात करें तो जो हमारा 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl का सोल्यूशन था, तो अगर उससे ज़्यादा है, ठीक है, किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, तो वो हमारा हाइपरटोनिक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मान लो आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, और उसमें नमक ज़्यादा हो गया है, तो उसको कम कैसे करना है? उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा पानी मिला दे तो उसका जो है नमक कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसी तरीके से इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है उसमें हम लोग यहाँ पे वाटर का ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग वाटर को ऐड कर देंगे तो जो हमारा कंसंट्रेशन है, ठीक है, NaCl का, वो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग तब तक यहाँ पे वाटर को ऐड करते हैं जब तक इसकी कंसंट्रेशन हमारी जो है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर नहीं आ जाती, ठीक है। तो तब तक हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते जाते हैं, और जैसे हमारी इसके बराबर आ जाती है हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं और हमारा सोल्यूशन क्या हो जाता है? आइजोटोनिक। तो बहुत ही सिंपल था। तो यार देखो, अब इसी में हमारे कुछ बेसिकली दो मेथड्स होते हैं हर एक क्लास के अंदर, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब उसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं तो यार उसको आप लोग थोड़ा याद कर लेना उसमें, क्योंकि यार ऐसा कुछ समझने लायक नहीं है। क्योंकि देखो ये फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, तो अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह होता तो मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताता, बट उसका कोई मतलब नहीं है। और टॉपिक यार ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और ये मतलब कुछ समझने लायक है नहीं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि आप लोगों को कुछ बताना था और मैंने बताया नहीं, जितना बताना था वो सब मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लेना कि क्लास फर्स्ट में बात करें तो जैसा हम लोगों ने बताया था, दिस मेथड इज बेसिकली यूज टू एडजस्ट द टोनिसिटी ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl अपने नमक को अपने आइजोटोनिक सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन में ऐड कर देते हैं अपने सोल्यूशन को आइजोटोनिक बनाने के लिए। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर हमारी दो अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा क्रायोस्कोपिक या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड और दूसरा होता है हमारा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। तो इसके अंदर जो हमारा पहला मेथड है क्रायोस्कोपिक या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, तो उसके अंदर बेसिकली हमारा ये कुछ फॉर्मूला होता है। तो अब आप लोग को बता दो कि देखो यहाँ पर जो हमारा 0.52 है, ठीक है, ये हमारा बेसिकली जो हमारे आइजोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी -0.52 जो हमारा आइजोटोनिक सॉल्यूशन होता है उनका यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो उस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देखो इसमें सच में यार कुछ समझाने लायक है नहीं, अगर कुछ होता तो मैं आप लोग को ज़रूर समझा देता, ठीक है। तो इसको आप लोग यार थोड़ा याद कर लेना, वही आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा है उसके अंदर बेसिकली हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, जिसमें हमारा फॉर्मूला है E = 17 इंटू लीजो डिवाइडेड बाई M। अब इसकी बात करें, इसमें जो हमारा E है वो हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट है, ठीक है। और अब देखो इक्विवेलेंट वेट हम लोगों ने कंसंट्रेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ आप लोग जाके समझ सकते हो। और लिजो हमारा एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, लिजो वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है जो हमें पता होती है। और M हमारा होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन, जिसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। और जैसा कि क्लास सेकंड में हम लोगों ने क्या बात की थी कि इसमें हम लोग वाटर को ऐड करते हैं अपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अपने सॉल्यूशन को आइजोटोनिक बनाने के लिए। अब इसके अंदर भी हमारी दो क्लास होती हैं, पहला होता है हमारा वाइट विंसेंट मेथड, दूसरा होता है हमारा स्प्रॉल मेथड।
तो वाइट विंसेंट मेथड की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा V इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1, जिसमें V होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ आइजोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि जो हमारा सोल्यूशन है उसको हम लोग कितना आइजोटोनिक बना रहे हैं, ठीक है। और W होता है हमारा वेट ऑफ ड्रग इन ग्राम, ठीक है। और E होता है हमारा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। अब देखो E को हम लोग यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। और स्प्रॉल मेथड की बात करें तो देखो ये हमारा सिंपली इसी मेथड का जो है सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। यानी बात करें तो देखो हमारा ये वाला मेथड का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1। और इसमें हमारा क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा W है उसको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, यानी जो हमारा वेट ऑफ ड्रग था उसको हम लोग यहाँ पे 0.3 ग्राम मान लेते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में W की जगह 0.3 पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, 0.3 इंटू E इंटू 111.1। या फिर अगर इसी को हम लोग और सॉल्व कर लें, यानी 0.3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा V इक्वल टू 33.33 E, ठीक है, जिसमें E हमारा क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। तो यार आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग भी था बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था। तो आपको कैसा लगा यार, आप लोग कमेंट करके बताना। और अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो प्लीज़ यार आप लोग बताना ज़रूर, और हम लोग उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।